नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। बात आज एक शुरुआत अच्छी खबर से। हमने कल स्टिंग दिखलाया था कि किस तरीके से वकीलों ने धमकी दी थी, चेतावनी दी थी, और जो कैमरे पर कैद किया गया था उसमें कहा जा रहा था कि हम कन्हैया को किस रूप में मारेंगे। तो उसमें यशपाल की गिरफ्तारी हो गई है और उन्हें तिलक नगर थाने में रखा गया है। पूछताछ की जा रही है और यशपाल वही शख्स है जिसने कहा था कि हम जेल में घुसकर मारेंगे। और क्या क्या कहा था, हमें लगता है कि आज तक के जो स्टिंग का ऑपरेशन था उसका छोटा सा हिस्सा हम आपको सुनाते हैं। उन्होंने कहा क्या था। पुलिस वहाँ लगभग होंगे 1000 से ऊपर थे रोकने के लिए सब चीज, लेकिन जो वहाँ के सच में उनका ये बयान है हर पुलिस वाले को, सर वर्दी नहीं पहनी होती ना, हम भी मारते हैं। पुलिस वालों ने कहा क्या कहा? वर्दी पहन रखी है सर, मजबूरी है, ड्यूटी करनी है, रोजगार चलाने तो हम भी मारते हैं। आपसे बात पहले से हो गई थी पुलिस वालों से? नहीं थी, हमने बाद में किया, जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो, लेकिन हमें अपनी ड्यूटी करनी है, हमें कन्हैया को सुरक्षित पहुँचाना है। कन्हैया जब वहाँ पेश हुआ तो हमने 3 बार गिरा और बाहर हमने इतना मारा है कि नहीं, जब वो पेश होगा उस समय ऐसी कुछ मारेंगे हम, वही होगा कहना। कब पेट्रोल बम भी लेके आऊंगा मैं, मेरे पे देश कुछ भी मुकदमा लगे, मटर का भी लगेगा, मैं जेल में छोड़ूंगा ना। एक नहीं, सब पे करेंगे सर। अभी मैं पेश नहीं हुआ हूँ, ओम शर्मा जी कल पेश होके अपने जमानत लेके आ गए और मैं जेल जाऊंगा। मेरा वो आप पढ़ोगे तो बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरा इंटरव्यू था तो मैंने कहा था कि मैं जो है मैं जेल जाऊंगा। अगर अरेस्ट हुआ तो मैं कन्हैया वाली सेल में जाना चाहता हूँ। अच्छा, वहीं जाके मारूंगा, सेल में जाके? हाँ, सेल में जाके मारूंगा। तो इसलिए वो चल रहा है और मोस्ट प्रोबेबली मैं बॉन्ड नहीं करूंगा, मैं 1 दिन के लिए जेल जाऊंगा। उसके लिए मैं आपको बताऊंगा, काला कोट पहन के मैं कहूँगा अपने 20 आदमी को ना मारना, हम साथ रहेंगे, क्या टेंशन है। ठीक है, काला कोट पहन के ना, व्हाइट शर्ट ब्लैक पैंट। ठीक है, हाँ तो है हमारे पास। हाँ बस, अरे है नहीं, खरीद लेना जी। तो ये चीज़ थी, हमने सरकार भी मारे, जेएनयू के प्रोफेसर भी मारे, सब मारे। देश में रहोगे, देश की बात करनी चाहिए, हमें इतना पता। तो ये था नहीं, अच्छा काम। उसके बाद कन्हैया आया, कन्हैया को चूंकि, और सच बताओ इंटरव्यू में पुलिस हमें फुल सपोर्ट कर रही है। मुश्किल इस बात को लेकर है कि कल कन्हैया के जमानत को लेकर सुनवाई हाईकोर्ट में होनी है और जो शख्स जिसकी गिरफ्तारी हुई है यशपाल की, वो कह रहा है मैं उसके सेल में जाके उसे मारूंगा। कुछ संकेत इस दौर में, लेकिन इंस्टीट्यूशन अगर अपना काम कर रहा है तो एक अच्छी बात है। लेकिन सियासत इस दौर में क्या कर रही है और सियासत के लिए क्या ये कुरुक्षेत्र इस दौर में संसद के भीतर भी नजर आ सकता है? ये कई सवाल है। मसलन आज बैठक जो हुई एनडीए की, उससे पहले बीजेपी की, बहुत साफ तौर पर सरकार ने कह दिया रुख हमारा बिल्कुल सही है। पहले बीजेपी एग्जीक्यूटिव की बैठक और फिर एनडीए की बैठक, और दोनों ही बैठक में जेएनयू से लेकर देश भर में फैलते छात्र संघर्ष और संसद के बजट सत्र को लेकर चर्चा, और उसके बाद बीजेपी से लेकर एनडीए तक का निर्णय कि सरकार का रुख सही है। यानी प्रधानमंत्री मोदी ने इस बात को लेकर ठप्पा लगा दिया कि जेएनयू में जो हो रहा है और जिस तरीके से सरकार का इस पर देशद्रोह को लेकर रुख है वो बिल्कुल सही है। यानी जिन सवालों को विपक्ष सड़क पर उठा रहा है, जिन मुद्दों के आश्रय दिल्ली से हैदराबाद और पश्चिम बंगाल तक छात्र संघर्ष कर रहे हैं, जिन मुद्दों के आश्रय विपक्ष सरकार को यह कहकर घेर रहा है कि देशभक्ति और देशद्रोह का सर्टिफिकेट देने की आजादी उन्हें किसने दे दी, तो आज शाम 5:30 बजे से 6:45 बजे तक बीजेपी एग्जीक्यूटिव की बैठक और उसके बाद 1.25 घंटे तक एनडीए की बैठक में बीजेपी और सरकार दोनों की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि संसद के भीतर जारी हो जाएगी और नए तेवर के साथ जारी होगी, क्योंकि संसद से इतर सड़क की राजनीति विपक्ष को लगातार अच्छी लग रही है। और इन सब के बीच कांग्रेस इस सच को भी समझ रही है कि अगले बजट सत्र तक तो राज्यसभा में उसकी हैसियत कम हो चुकी होगी। साल भर बाद यूपी चुनाव सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक फैसला देने की स्थिति में भी आ चुके होंगे, लेकिन मौजूदा दौर में मोदी सरकार की साख पर हमला वो कर सकती है, क्योंकि कई मुद्दों को लेकर कई तबके सड़क पर हैं। यानी विपक्ष के तेवर अगर एक तरफ संसद के भीतर चर्चा से ज्यादा सड़क पर तेवर दिखाने को मान्यता दे रहे हैं, तो आज की बैठक के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने भी एनडीए की बैठक में चुप्पी तोड़ते हुए साफ कह दिया हर मुद्दे पर सरकार का रुख सही है और देशद्रोह के मुद्दे पर भी सरकार बिल्कुल सही है। जो आज बैठकों का दौर चला उसमें हमारे संवाददाता लगातार वहां मौजूद थे। हिमांशु, इस बैठक का मतलब क्या है, निकला क्या? बिल्कुल प्रसून जी, आज
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व में बीजेपी संसदीय दल और साथ ही एनडीए की जो 2 घंटे के लगभग मीटिंग चली है उससे ये निकल कर आया है कि सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है सदन के अंदर। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह की तरफ से ये संदेश भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उनको भी दिया गया और एनडीए के नेताओं को भी दिया गया है कि चाहे वो जाट रिजर्वेशन हो या जेएनयू का मामला हो या रोहित वेमुला का मामला हो, उस पर विपक्ष के हमलों का आक्रामक तरीके से जो है वो जवाब देना चाहिए हमको। तो क्या संसद कल से चलेगी, लगता है ऐसा? बिल्कुल प्रसून जी, कल ये माना जा रहा है कि लोकसभा के अंदर जो है राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जो है वो धन्यवाद प्रस्ताव होगा, पर चर्चा होगी और राज्यसभा के अंदर जो है जेएनयू मामले पर चर्चा होगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इन सबके बीच एक सवाल और, जेएनयू के दरवाजे पर सेना की मौजूदगी, और इतिहास के पन्नों को पलटिएगा तो यह पहली बार नहीं था। जरा रिपोर्ट देखिए। जेएनयू के गेट पर सीआरपीएफ से लेकर सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ की तैनाती। तो क्या जेएनयू में 4 लड़कों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस नहीं बल्कि सेना की जरूरत आन पड़ी, या फिर जेएनयू को इस तरीके से पेश करने की तैयारी है जिससे जेएनयू वैचारिक तौर पर धारदार ना लगे, बल्कि जेएनयू की नई पहचान कानून हाथ में लेने वाले संस्थान के तौर पर उभर जाए। लेकिन जेएनयू के पन्नों को पलटे तो यह कोई पहला मौका नहीं जब जेएनयू के दरवाजे पर सेना के जवान पहुंच गए। 36 बरस पहले 1980 में इंदिरा गांधी ने जेएनयू छात्रों को संबोधित करने भर की सोची थी, और तब जेएनयू ने तय किया या वहां के छात्रों ने तय किया कि इंदिरा गांधी पहले इमरजेंसी लगाने के लिए माफी मांगे, तभी वो जेएनयू में घुस पाएंगे। और तब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी पर माफी मांगने से इनकार कर दिया और जेएनयू के छात्र तब गेट पर ही लेट गए। उस वक्त अर्धसैनिक बलों ने छात्रों पर गोले चढ़ा दिए, लेकिन छात्र डिगे नहीं और इंदिरा गांधी चाहकर भी जेएनयू में छात्रों को संबोधित कर नहीं पाई। उस वक्त जेएनयू के सैकड़ों छात्र घायल हुए थे, लेकिन मौजूदा वक्त में हालात एकदम अलग हैं। अब पुलिस जेएनयू कैंपस में घुसने के बदले उन 5 छात्रों के कैंपस से बाहर आने का इंतजार कर रही है जिनके खिलाफ राष्ट्रद्रोह के मामले दर्ज किए गए हैं, क्योंकि पुलिस कैंपस में घुसकर छात्रों को गिरफ्तार कर अपना केस खराब करना नहीं चाहती। वीसी पुलिस को कैंपस में घुसने की इजाजत देकर खुद फंसना नहीं चाहते, और छात्र कैंपस से बाहर आकर गिरफ्तारी देकर अपने ऊपर लगे आरोपों को सही ठहराने देना नहीं चाहते। कन्वेंशंस के मुताबिक जो एक सैंक्टिटी होती है एजुकेशनल कैंपसेस की, उस सैंक्टिटी का वो दुरुपयोग करके वो अपने आप को अभी कानून से दूर रखने का प्रयास कर रहे हैं। हमको लीगल प्रोसीडिंग में कोई भी हम किसी भी तरह का अड़चन नहीं करेंगे, पुलिस इंक्वायरी में किसी भी तरह का अड़चन हम नहीं पैदा करेंगे, एकदम हम कोऑपरेट करने को तैयार हैं। लेकिन हमारा कंसर्न पूरी की पूरी हर तरह से हमारे अपनी सुरक्षा को लेकर के है। यानी राष्ट्रद्रोह के आरोप के तहत दर्ज केस को लेकर वीसी हो या छात्र या फिर पुलिस, तीनों का रुख अलग है। वीसी का मानना है कि राष्ट्रद्रोह का केस अगर दर्ज किया गया तो पुलिस को उनसे पूछने की जरूरत होनी नहीं चाहिए, और पुलिस को अगर वो इजाजत देते हैं तो फिर उन्हें बतौर गिरफ्तार छात्रों के अभिभावक के तौर पर सामने आना पड़ेगा। और पुलिस की मुश्किल यह है कि नारे कैंपस के भीतर लगे, छात्र कैंपस के भीतर ही है और गिरफ्तारी भी कैंपस में ही होती है, तो फिर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कमजोर हो जाएगा। और इन सब के बीच चूंकि अब हाईकोर्ट ने छात्रों को निर्देश दिया है कि वो पुलिस को अपनी गिरफ्तारी दें, तो अब 5 छात्रों की गिरफ्तारी कब, कैसे और कहां होती है, सारी नजरें इसी पर आ टिकी हैं। और जाहिर है इस गिरफ्तारी के लिए छात्र बाहर आते हैं, पुलिस अंदर जाती है, कौन सी स्थिति बनती है, हर किसी की नजर इसी बात को लेकर है। लेकिन इन सब के बीच एक रिपोर्ट दिल्ली पुलिस की जरूर तैयार की गई है, और उस रिपोर्ट में 12 पेज की रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है, उसमें 29 नारों का जिक्र है, लेकिन पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा उसमें नहीं लगाया गया, इसको खास तौर से जिक्र किया गया है। चश्मदीदों से पूछताछ हुई है, छात्र और स्टाफ के बयान, और ये पूरी रिपोर्ट डीसीपी साउथ ने सौंपी है। लेकिन महत्वपूर्ण है, उन 29 नारों का जिक्र किया गया है, जिन छात्रों से पूछा गया उनके जरिए हासिल करने की कौन कौन मौजूद था, उन्होंने क्या क्या देखा। लेकिन सवाल इसके आगे एक और निकलता है। एक सवाल यह है कि एक तरफ जेएनयू और जेएनयू के छात्र निकलकर आज जब जंतर मंतर पहुंचे तो रोहित वेमुला का मसला था, लेकिन जेएनयू के छात्र को लेकर देशद्रोह का मसला राजनीतिक तौर पर कमजोर पड़ जाता है जब रोहित वेमुला और दलित राजनीति का मुद्दा उफान पर आ जाता है। कैसे, जरा रिपोर्ट देखें। भीम
दलितों को, आदिवासियों को, अलग अलग लोगों को दबाया जाता है। जो हिटलर की चाल चलेगा, ये नारे, ये संबोधन, ये नजारा दिल्ली के जंतर मंतर का है। हैदराबाद से रोहित वेमुला का भाई दिल्ली पहुंचा तो रोहित वेमुला के आसरे तमाम सियासी लकीरें भी मिटी और छात्र संघर्ष में तेवर भी आ गया। जेएनयू के छात्रों से लेकर आईएसएफ और एनएसयूआई, वहीं आयशा के छात्रों से लेकर आम आदमी पार्टी और स्वराज आंदोलन से जुड़े छात्रों के बीच डीयू और तमाम कॉलेजों के छात्र भी जमा हो गए। विरोध करने दीजिए, हर व्यक्ति को प्रश्न पूछने का अधिकार है। दरअसल बीजेपी के लिए जेएनयू से ज्यादा बड़ा राजनीतिक संकट रोहित वेमुला की खुदकुशी का है, क्योंकि रोहित सिर्फ छात्र नहीं बल्कि दलित छात्र था और दलितों की राजनीतिक भावनाएं एक साथ किसी राजनीतिक दल के खिलाफ हो जाए तो सियासी तौर पर कितना मुश्किल हो सकता है, इसका अंदाजा शायद हर किसी को है। इसीलिए एक तरफ छात्र संघर्ष को अपने साथ लेने के नारे केजरीवाल से लेकर राहुल गांधी ने लगाए। एक दलित लड़के को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया जाता है और दूसरी तरफ जिन मंत्रियों ने उस लड़के को आत्महत्या करने के लिए मजबूर किया, वो मंत्री आज खुलेआम घूम रहे हैं और उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। जो रोहित के खिलाफ हुआ है वो सिर्फ रोहित के खिलाफ नहीं हो रहा है, हमारी यूनिवर्सिटीज में बहुत सारे लोगों के साथ ये होता है। तो दूसरी तरफ दोनों ही नेताओं ने छात्र संघर्ष के तेवर को मोदी सरकार के खिलाफ गुस्से में बदलने की रणनीति अपनाने में भी देर नहीं की। जहाँ भी हिंदुस्तान का नौजवान कल की बात करना चाहता है, नई सोच की बात करना चाहता है, भविष्य की बात करना चाहता है, वहाँ आरएसएस के लोग उसे कहते हैं नहीं, तुम कल की बात मत करो, आज की बात मत करो, हमें सिर्फ बीते हुए समय की बात करनी है। इस सरकार ने स्टूडेंट्स के खिलाफ एक तरह से युद्ध छेड़ दिया है। मैंने पहले भी बोला था, मोदी जी स्टूडेंट से पंगे मत लेना। अगर देश के स्टूडेंट खड़े हो गए, अगर देश के स्टूडेंट इकट्ठे हो गए तो ये आपकी ऐसी कुर्सी हिलाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। और बीजेपी की मुश्किल यह है कि छात्र संघर्ष के दायरे में अगर दलित राजनीति उसके खिलाफ हो जाती है तो फिर चुनावी राजनीति के सियासी मैदान में उसकी सोशल इंजीनियरिंग का बंटाधार तो हो ही जाएगा। इसीलिए मोदी सरकार के मंत्री हों या बीजेपी के प्रवक्ता, सभी ने रोहित वेमुला के सवाल पर खामोशी बरती और निशाने पर विपक्ष की राजनीति को ही लिया। राहुल गांधी जी के और तमाम मित्र आज जंतर मंतर पर जाते हैं। बेहतर होता है कि जेएनयू जाते। कांग्रेस ने जहां उनका समर्थन किया भारत विरोधी नारों का, आज जो लोग जेएनयू में छुपे बैठे हैं, राहुल गांधी जाते और ऐसे लोगों को इस देश के कानून के आगे समर्पण करने के लिए कहते तो ज्यादा अच्छा होता। चाहे जेएनयू हो या अन्य जगहों पर जो राष्ट्रद्रोही नारे लगे और जिसके समर्थन में वो खड़े हुए, वो सारी चीजें उन्हें बताना चाहिए। अब इस वक्त जो है वो बाहर बात करने से काम नहीं चलेगा। दरअसल सियासी तौर पर यह कुरुक्षेत्र वाली स्थिति यानी युद्ध की एक राजनीतिक बिसात है और शायद इसीलिए आज सीताराम येचुरी, सीपीएम के महासचिव, उन्होंने भी राहुल गांधी को एक सियासी सीख दी। येचुरी साहब, आपने जो कहा रोहित को लेकर के कानून बनना चाहिए, अब आगे किस तरह से लड़ाई आगे बढ़ेगी? देखिए, ये कानून के बारे में हमने पहले भी बात कर रहे थे जब अम्बेडकर साहब के 125वीं सालगिरह पर वो स्पेशल सदन बुलाया गया, तब भी हमने कहा सिर्फ भाषणों से काम नहीं चलता मोदी भाई, आप जो है कुछ नए कानून ले आओ। उन कानूनों में हमने कहा कि शिक्षा संस्थानों में, सरकार में, जहाँ पर भी आपके दलितों के ऊपर ये अत्याचार और ये शोषण बढ़ते हुए नजर आ रहा है, उसको रोकने के लिए नए कानून लाइए। आपने जो मंच से कहा कि परदादा की तरफ ध्यान दें और वो वाली बात जरा बताएं। नहीं, हमने कहा परदादा को याद करिए, नेहरू जी को, वो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन, वही कॉन्वोकेशन जिसमें कल मोदी साहब गए प्रधानमंत्री के रूप में, उस जमाने में कॉन्वोकेशन में कहा यूनिवर्सिटी स्टैंड्स फॉर टॉलरेंस,
It stands for humanism. It stands for reason and an adventure of ideas. आपने ये भी कहा कि पिता और दादी की तरह नहीं। हमने कहा कि वहाँ से शुरू करो, परदादा से। दादी और पिता नहीं, परदादा की बात जो है उसको लागू करना है आज के दिन। येचुरी नेहरू को याद कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी नेहरू को खारिज करते हैं और इन सब के बीच सियासत में हर मुद्दा अपने तरीके से उफन रहा है। सिर्फ छात्रों का मसला नहीं, बंगाल के कूच बिहार में चले जाइए तो अलग राज्य का मुद्दा। देखिए 3 दृश्य। यानी देश के भीतर अलग अलग मुद्दों के आसरे कहीं ना कहीं संघर्ष नए तरीके से नजर आ रहा है। और शायद इसी के बीच हरियाणा को कैसे भूला जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से वहां लूटपाट हुई, आगजनी हुई, गवर्नेंस कहां थी, ये एक सवाल बनकर खड़ा हो गया है। जहां देखो वहां तबाही के निशान। सारा सामान लूट कर ले गए, आग लगा के सारी जिंदगी की कमाई मेरी बर्बाद होगी। रोटी कहाँ से खाऊंगा मैं, बच्चे कहाँ से पालेंगे, मेरे को समझ में ये नहीं आ रहा। जाटों का आंदोलन और चारों तरफ त्राहिमाम। एक 1:30 बजे के आसपास की बात है। 250 से 300 के आसपास लोग थे। पूरी अच्छी तरह से तबाही की, तोड़फोड़ की और सामान लूट कर ले गए। जलते हरियाणा में आरक्षण के आंसू। मैंने सारा कर्ज लेके अपने बच्चों को पढ़ा रहा था, अच्छे स्कूलों में बच्चे उनकी, ये भी नहीं अब मैं फीस कैसे भर पाऊंगा, कुछ भी नहीं बचा मेरे पास। आरक्षण की आग में पूरा हरियाणा कुछ इस तरह सुलगा कि उसमें लोगों के सपने, उनका भविष्य सब कुछ जलकर स्वाहा हो गया। गाढ़ी कमाई से खड़ी की गई इमारतें तबाह बर्बाद हो गई। दुकानों में रखा सामान लूट लिया गया और उन्हें शोलों के हवाले कर दिया गया। अब तो हर तरफ तबाही का मंजर है। व्यवस्था के खिलाफ जंग की भद्दी और भयावह तस्वीरें हैं। माली नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। एसोचैम की एक रिपोर्ट के अनुसार लगभग 20,000 करोड़ रुपए का नुकसान है। इस समय जितना भी माली नुकसान हुआ है, हमने निर्णय किया है कि उन सब नुकसान की भरपाई जो तो इंश्योरेंस कंपनियों के माध्यम से संभव है वो उनको अदा कराई जाएगी। इस समय हम रोहतक के एक मॉल में खड़े हैं, जहां इस समय अमूमन काफी रौनक हुआ करती थी, भीड़ भाड़ हुआ करती थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि स्थिति यहाँ की इस समय किस तरीके से, नज़ारा कुछ अलग ही है। तमाम दुकानों में तोड़फोड़ हुई है। जो सामान थे यहाँ के वो गायब है। बताया ये जा रहा है कि सैकड़ों की संख्या में प्रदर्शनकारी जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे। दुकानों में उन लोगों ने जमकर तोड़फोड़ किया। खौफ का ये मंजर यही खत्म नहीं होता। NH1 के किनारे बने कई ढाबे बंद हैं। मुसाफिर डर के साए में अपना रास्ता तय करने को मजबूर है। सोनीपत से नितिन जैन और रोहतक से अनुज मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। यकीनन ये तस्वीरें आपको कह सकती हैं कि कुरुक्षेत्र में 18 दिन के युद्ध के बाद भी इस तरीके का नजारा, शायद इस तरह का मंजर शायद नहीं था। यह अलग मसला, उस दौर में सिर्फ नरमुंड पड़े थे। इस दौर में लोगों के सपने, लोगों की जिंदगी की गाड़ी कमाई, सब कुछ सुहा। क्या कीजिएगा, इन तस्वीरों को बार बार ना दिखाते हुए भी दिखाना पड़ता है। मसलन इलाहाबाद के ADM, तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश कीजिए हो क्या रहा है। वहाँ गया, हाथ धोया, पैंट ठीक किया और ऊपर आ गया। मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। शासन प्रशासन को इस पे जरूर एक्शन लेना चाहिए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है।
दंडित तो नहीं करते, बट रोक टोक के लिए हमारे वॉलंटियर्स हैं। राम तेरी गंगा में हो गई, पापियों के पाप धोते हो। श्रीनगर के पास पंपोर में आतंकवादियों के साथ शनिवार से जो मुठभेड़ चली आ रही थी उसमें 2 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। सीधे अशरफ वानी के पास लिए चलते हैं। अशरफ, क्या अभी और आतंकवादी हैं या